Hello everyone, myself Ajay Singh, and on the behalf of Kalam IS team, warm greetings to all. We hope that you are preparing for the 67th BPSC mains exam, and in that context only, we have brought our unique initiative in which we are going to cover the previous year Bihar PCS questions, so that you have better understanding how to approach the paper, how to prepare for it, and how to attempt the questions in the examination hall. I will be taking up your economy section. Now, आगे बढ़ने से पहले एक बार ये देखते हैं कि बिहार पीसीएस ने किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं इकोनॉमी सेक्शन के अंदर, कि उनका क्या ट्रेंड रहा है, क्या सारे क्वेश्चन बिहार पीसीएस से थे, या सॉरी क्या सारे क्वेश्चन बिहार से थे, या यूपीएससी या नेशनल इंपॉर्टेंस के क्वेश्चन भी उसमें रहे हैं. सो स्टार्ट करते हैं. ये है आपका 66 बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर जो इकोनॉमी सेक्शन को कवर करता है. नाउ if we see the first question, आपको स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन ये कहता है, इन द इकोनॉमी सर्वे ऑफ बिहार गवर्नमेंट फॉर 2019-2020 it has been mentioned that Bihar has registered higher growth rate than the growth rate of India in last 3 years. Which sector of economy has contributed to this progress? Discuss. तो बेसिकली देयर इज एन इवेंट जब बिहार का जो ग्रोथ रेट है वो नेशनल ग्रोथ रेट से ज्यादा रहा, तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट. सो दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं मेंस के एग्जाम में. सिमिलरली आप दूसरे क्वेश्चंस को भी देखेंगे तो जो तीनों क्वेश्चंस हैं वो तीनों के तीनों बिहार से ही रिलेटेड है. सो जो लास्ट पेपर रहा आपका 66 बीपीएससी का मींस दैट वाज पर्टिकुलरली फोकस्ड अपॉन द बिहार स्टेट ओनली, एंड द एरियाज दैट हैव बीन कवर्ड, वो एरियाज को कहीं ना कहीं रिलेट किया गया व्हाट हैज बीन द इम्पैक्ट ऑन बिहार. सो एक बात आप समझ लो कि जब भी आप इकोनॉमी सेक्शन को अटेम्प्ट करोगे तो आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि आप उसमें बिहार स्पेसिफिक चीजें जरूर प्रिपेयर कर रहे हो. इफ यू आर सीइंग जीडीपी ऑफ इंडिया इज दिस, सो यू शुड आल्सो नो व्हाट इज जीडीपी ऑफ बिहार. पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज दिस, सो यू शुड आल्सो नो व्हाट इज पर कैपिटा इनकम ऑफ बिहार. सो आपकी अप्रोच में ये होना चाहिए दैट यू आर साइड बाय साइड क्रिएटिंग डेटा और यू आर साइड बाय साइड सीइंग द थिंग्स which are also relevant for Bihar state. Similarly, हम 65th पे मूव करते हैं. 65th में if you see the first question, it is very much related with Bihar state. It was about agriculture and it is related with Bihar state. Then second was about economic planning and it was more or less of general importance or national importance. थर्ड क्वेश्चन के अंदर भी इट इज मोस्टली अ जर्नल वन, एंड लास्ट वन इट इज स्पेसिफिकली फॉर बिहार. सो इफ वी सी 2+2 वाज द अप्रोच, 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द नेशनल वन एंड 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द स्पेसिफिक बिहार स्टेट. उससे पहले के देखते हैं हम लोग. चारों के चारों क्वेश्चन जो 64th बीपीएससी में आए वो चारों के चारों क्वेश्चन इंडिया स्पेसिफिक थे, नेशनल इंपॉर्टेंस वाले थे या आपकी जर्नल इकोनॉमिक्स से आए थे. सो जो यूपीएससी के साथ जो ओवरलैप करती है. देन 63rd बीपीएससी के अंदर हम देखें क्वेश्चंस को तो वो सारे के सारे क्वेश्चन भी मोस्टली इंडिया स्पेसिफिक ही थे. तो इट इज सेइंग इंडियन एग्रीकल्चर के ऊपर वो बात कर रहा है. देन इट इज अगेन पॉवर्टी इन इंडिया की वो बात कर रहा है. देन इट इज अगेन टॉकिंग अबाउट इंडियाज मेजर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, एंड लास्टली it is also India specific. So 63rd BPSC was mostly related with India only. So you see, हम 66 की बात अगर करते हैं तो बिहार के 4 क्वेश्चन हैं, इंडिया का एक भी नहीं है. 65th की अगर हम बात करते हैं तो फिर 65th के अंदर भी it was a similar situation. 64th के अंदर it was mainly India specific and 63rd के अंदर भी it is similar to that. एक और देख लेते हैं 62 वाला. इसमें क्या है, इसमें इट इज अगेन टॉकिंग अबाउट इंडिया स्पेसिफिक को पूछ रहा है कि जो एम्प्लॉयमेंट है इट शुड बी स्किल बेस्ड, तो स्किल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्वेश्चन था. अनदर क्वेश्चन इट इज स्पेसिफिकली ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, देन दिस वन इज आल्सो मोस्टली रिलेटेड विद नेशनल इंपॉर्टेंस, एंड लास्ट वन आल्सो इट इज ऑफ जनरल इकोनॉमिक्स और ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. सो इफ वी सी even 60-62,
The question was related with journal economics. So recent ट्रेंड जो हम देखते हैं बिहार के अंदर वो ये ट्रेंड है कि बीपीएससी इज मूविंग मोर टुवर्ड्स बिहार स्पेसिफिक इश्यूज. इट डिमांड्स ऑन द कैंडिडेट कि आपको बिहार के इश्यूज का पता हो, so that you are well equipped to serve the government and serve the public of Bihar state. So ये आपको अब फोकस रखना है कि जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो तो बिहार स्पेसिफिक एरियाज आपको जरूर पिक्चर में रखने हैं. अगर हम बात करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड की, व्हाट कैन बी द इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड टू इंडिया. सो आपको ये भी डिस्कस करना है व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ डेमोग्राफी इन बिहार. When is Bihar going to achieve its demographic dividend? What can be importance of it? And ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली 66 बीपीएससी में पूछा भी है. ठीक है. नाउ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की हम बात करते हैं तो आपको ये डिस्कस करना है कि बिहार क्यों पीछे रह गया. पॉवर्टी की हम बात करते हैं तो आपको डिस्कस करना है कि बिहार पीछे क्यों है, पॉवर्टी रेट बिहार के अंदर क्या है, बिहार के सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है. तो ये सारा डेटा आपके पास होना चाहिए whenever you are preparing for economics. Now, let's move to the main part of this session. In this session, we are specifically focusing upon the human development related questions. Here, the first question is, what are the main causes of disparity in economic and social development prevalent in Bihar? Critically evaluate the measures taken by government to reduce these inequalities. So basically आपसे वो पूछ रहा है कि क्या कॉजेज हैं, क्यों डिस्पैरिटी है बिहार स्टेट के अंदर. सेकेंडली इट इज आस्किंग कि क्या मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, एंड आपको वो इवेल्युएट भी करने हैं कि वर दे हेल्पफुल और वर दे नॉट हेल्पफुल. सो इफ वी सी द अप्रोच ऑफ दिस क्वेश्चन, अप्रोच सेज आपको कुछ ना कुछ तो बताना है कि बिहार की अभी क्या सिचुएशन चल रही है. व्हाट इज द इकोनॉमिक एंड सोशल डिस्पैरिटी, व्हाट आर द वेरियस थिंग्स जो शो करता है इकोनॉमिक और सोशल डिस्पैरिटी. फॉर एग्जाम्पल अगर हम पॉवर्टी की बात करें तो लगभग 33% ऑफ बिहार स्टेट इज अंडर बीपीएल. पॉवर्टी रेट इज 33%. अगर इंडिया की बात करें तो पॉवर्टी रेट इज अराउंड 21%. अनएम्प्लॉयमेंट की अगर आप बात करोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बिहार स्टेट के अंदर इट इज अराउंड 11.5%. These are rough figures but they are very much around. And इंडिया के अंदर इट इज अराउंड 6.5. तो ऑलमोस्ट हाफ है अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया के अंदर बिहार के कंपैरेटिवली. सो बिहार कहीं ना कहीं लैग कर रहा है. सो पहली चीज तो आपको ये स्टेटस बताना है, बिकॉज स्टेटस से ही आप बता पाओगे कि यस देयर इज डिस्पैरिटी इन बिहार स्टेट. सेकंड, फिर आपको डिस्कस करने हैं क्या रीजंस हैं इस चीज के लिए. व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स, व्हाट आर द वेरियस रीजंस फॉर दिस डिस्पैरिटी. थर्ड थिंग आपको डिस्कस करनी है व्हाट आर द मेजर्स बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट. तो आप लास्ट डिकेड के या लास्ट 2 डिकेड्स के मेजर्स, आप पॉलिसीज वगैरह बता सकते हो. एंड बेसिकली आपको लास्ट डिकेड की बतानी होगी, एक डिकेड का हम लोग कंसिडर करके चलते हैं. देन नेक्स्ट इज इवेल्युएशन ऑफ द मेजर्स, कि इन मेजर्स की कितनी हेल्प हुई है. तो आप उसके लिए देख सकते हो कि अभी क्या करंट स्टेटस है और क्या स्टेटस 2011 या 10 में था, कि कितना पॉवर्टी रेट कम हुआ, कितना अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ. तो ये सब चीजें आप वहां पे इवेल्युएट कर सकते हो. इवेल्युएशन के अंदर कोविड-19 भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हो कि कोविड-19 ने सिचुएशन को और एडवर्स कर दिया. बिहार वाज ऑन द प्रोग्रेस पाथ बट कोविड-19 के आने की वजह से रिवर्स माइग्रेशन हुआ. उसकी वजह से देयर हैज बीन द सोशल इंडिकेटर्स हैव बीन लैग्ड बिहाइंड अगेन. नाउ द बेसिक डेटा विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि आपको कौन सा डेटा चाहिए होगा इस क्वेश्चन के लिए या ऐसे आने वाले ह्यूमन डेवलपमेंट रिलेटेड क्वेश्चन के लिए आपको क्या क्या डेटा एक साथ रखना है. तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि जीडीपी कितना है. बिहार का जीडीपी है लगभग 6.11 लाख करोड़. वहीं इंडिया का जीडीपी अगर आप देखोगे तो इट इज 236.65 लाख करोड़. तो इट इज हार्डली 2% ऑफ 2.6% ऑफ द नेशनल जीडीपी दैट बिहार गवर्नमेंट, बिहार स्टेट इज कंट्रीब्यूटिंग. सो सी जीडीपी ही कम है बिहार स्टेट का. And Bihar has almost 8% of India's population.
8% पॉपुलेशन सिर्फ 2.6 जीडीपी दे पा रही है, तो ऑब्वियसली देयर हैज टू बी पॉवर्टी, तो पॉवर्टी जो है वो ज्यादा होगी। तो पॉवर्टी इज अराउंड 33.7% इन बिहार स्टेट। इंडिया के अंदर इट इज 21.9%। तो इट मींस बिहार के अंदर 1.5 गुना ज्यादा पॉवर्टी रेट है। Similarly, if you talk about per capita income of Bihar is around 50,555 rupees, and India की है 1,28,000 या 1,29,000 approximately. तो बिहार स्टेट की पर कैपिटा इनकम इज अराउंड ओनली 40% ऑफ इंडियाज पर कैपिटा इनकम। See how much disparity is there. Then you have literacy rate. India's literacy rate is 74%. Bihar state it is 63.82%. तो नेशनल एवरेज से कम है सारे सोशल इंडिकेटर्स। हाँ, IMR Bihar state is develop improving upon, and around according to the recent figures released by government, बिहार का IMR 29 है, इंडिया का एवरेज है 30। बट MMR इट इज स्टिल डबल, 15.1 है बिहार के अंदर, and national average is 7.3. So on almost all the social indicators, education, health, income, standard of living, Bihar state is somehow lagging behind with respect to the other states. And even the recently released Niti Aayog's MPI index, multi poverty index, Bihar was given a score of 0.295 and ranking was last. देखो ये क्वेश्चन जब आया था तब तक ये सारी चीजें नहीं थी, उस टाइम पे डेटा कुछ और होंगे। बट माय ऑब्जेक्टिव टू यू इज दैट आपको ये डेटा आप नोट डाउन कर सकते हो, सो दैट आपके लिए आपको ढूंढना ना पड़े कहीं ना कहीं पे। तो आई एम गिविंग यू 1 मिनट हॉल्ट, यू कैन जस्ट कॉपी इट डाउन और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट सो दैट आपके लिए डेटा लेना आसान हो जाए। चलो ब्रेक ओवर, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दूसरी चीज है कि रीजंस क्या है डिस्पैरिटी के, क्यों है इतनी डिस्पैरिटी। तो सबसे पहली बात तो हाई पॉपुलेशन एंड हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर आप बिहार की पॉपुलेशन की बात करोगे तो इट इज अराउंड 10.4 करोड़, एंड दिस इज द फिगर आई एम गिविंग यू ऑफ 2011। ये 2011 सेंसस की फिगर्स हैं, तो न्यू फिगर्स के अराउंड इट इज अराउंड 14 करोड़, 14 to 15 करोड़, and its population density is around 1139 persons per kilometer square। अगर आप इंडिया की बात करोगे तो इंडिया की इट इज 389, तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार स्टेट की इंडिया के मुकाबले। अब इससे क्या होगा, देखो अगर हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है तो इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन के अंदर भी कन्वर्ट हो सकती है। बट बेसिकली हाई पॉपुलेशन डेंसिटी का क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो उनके ऊपर स्ट्रेस होगा। इवन गवर्नमेंट के पास जो फिजिकल स्पेस है वो भी कम हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस हाई पॉपुलेशन। द गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड मोर on people and the revenues are less. So high population and high population density is one of the basic reasons जो बिहार स्टेट की डिस्पैरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट थिंग इज inequality and discrimination. There is high level of income inequality, resource inequality, even land reforms जो लेके आए गए थे they were not very much what I say they were not very much beneficial and they were not implemented as they have to be। तो वो इफेक्टिव नहीं रहे थे लैंड रिफॉर्म्स, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी इज still persisting in Bihar society। Then there is discrimination, caste based discrimination is there, gender based discrimination is there, then you have there is communal rift also। So all these factors are hampering economic growth of Bihar state। Next is poor performance on social indicators। Social front पे Bihar state has not been able to do well।
फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक द सदर्न स्टेट्स, अगर हम साउथ की स्टेट्स की बात करें तो साउथ स्टेट जो सदर्न स्टेट्स हैं उन्होंने फोकस किया हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर. दैट्स व्हाई दे आर कंपैरेटिवली मोर डेवलप्ड. एंड व्हेन यू फोकस अपॉन द सोशल इंडिकेटर्स, एजुकेशन पे आप वर्क करोगे, आप हेल्थ के ऊपर वर्क करोगे तो क्या होगा, इसकी वजह से आपकी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कम हो जाती है, बिकॉज पीपल आर मोर अवेयर, और जिसकी वजह से पॉपुलेशन को कंट्रोल करना भी इजी हो जाता है, पहली चीज. दूसरी चीज ये है कि जो अगर आप एजुकेशन देते हो तो एजुकेशन से क्या होगा, आपकी पॉपुलेशन हो जाएगी लिटरेट, एंड they will be in better position to contribute to the state, इकोनॉमिकली हो या एज अ लेबर फोर्स हो, हर फॉर्म में वो बेटर फॉर्म में वो कर पाते हैं, कंट्रीब्यूट कर पाते हैं. नेक्स्ट थिंग इज हाई डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर एंड इट्स पुअर परफॉर्मेंस. सी, बिहार स्टेट के इज अ स्टेट दैट इज सिचुएटेड विद एलुवियल प्लेन्स, वहां से गंगा रिवर जाती है, और एग्रीकल्चर वाज वन ऑफ द मेजर एक्टिविटीज ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम, या पुराने टाइम से चलती हुई आ रही है. एंड बिहार वाज वन ऑफ द स्टेट जहां पे मेजर किंगडम्स बने हैं. तो बिहार इज एग्रीकल्चरली रिच सॉइल बिहार के पास है जो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है. बट recent times में आफ्टर इंडिपेंडेंस या कॉलोनियल लेगेसी वी कैन से एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा काम नहीं किया गया. रीजन बीइंग, पहली चीज तो लैंड रिफॉर्म्स प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं हुए, मोस्टली जो लैंड था वो जमींदार्स के पास ही रहा, पर जो टेनेंट्स हैं दोज टेनेंट्स आर पुअर, और वो ही लैंड से अटैच थे, एग्रीकल्चर से अटैच थे. दे डिडंट हैव द इनफ कैपिटल टू इन्वेस्ट इन इट, और जमींदार जो थे उनके पास, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा था, उन्हें सिर्फ हार्वेस्ट से मतलब था. तो इसकी वजह से उसके ऊपर एग्रीकल्चर के ऊपर कोई वर्क नहीं हुआ. सेकंड थिंग, द गवर्नमेंट की तरफ से इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना या इनपुट में हेल्प करना वो भी नहीं हुआ. इवन अगर आप इरिगेशन की बात करोगे तो ऑलमोस्ट 60% ऑफ द स्टेट इज अंडर इरिगेशन, एंड इन स्पाइट ऑफ हैविंग एवरी ईयर हैविंग फ्लड्स इन बिहार. तो द प्रॉब्लम इज नॉट कि वाटर स्कैर्सिटी है, द प्रॉब्लम इज दैट कि द इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हैज नॉट बीन क्रिएटेड. तो लगभग 40% ऑफ द एग्रीकल्चर इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन वेदर और लोकल वाटर सोर्सेस. एंड और भी अलग रीजंस हैं एग्रीकल्चर के परफॉर्म ना करने के, तो दैट यू कैन डिस्कस इन द एग्रीकल्चर पार्ट इटसेल्फ. बट द रीजन हियर फॉर डिस्पैरिटी इज दैट the agriculture did not perform well, and around 80% of the rural population it is connected with agriculture only. ठीक है, it is connected with agriculture only, and only 11% people live in urban areas. So most of the population of Bihar is lives in rural areas, and उस rural areas के अंदर भी 80% of the population is connected with agriculture only. So you see, agriculture अगर perform नहीं करेगा तो you cannot remove disparity from the state. Next point is infrastructure deficit. Infrastructure deficit है physical भी, social भी and economical भी. तो फिजिकल का मतलब ये हुआ रोड, रेल, ट्रांसपोर्ट वगैरह ये अवेलेबल नहीं है बिहार स्टेट के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से ये हो जाता है कि देयर इज लैक ऑफ इंडस्ट्रीज. जब आपके मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होंगे, इंडस्ट्रीज को सपोर्ट नहीं मिलेगा वहां पे आने के लिए, और अगर इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी तो आप एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज की तरफ कैसे शिफ्ट कराओगे अपने मेजर वर्क फोर्स को. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, बिकॉज there is lack of infrastructure, there is infrastructure deficit, that's why Bihar state is also lacking on the part of industrial development. Then if we see Bihar state का अगर हम देखें कि what is the situation of infrastructure here. तो इंफ्रास्ट्रक्चर सिचुएशन को हम देखते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सिचुएशन में आप देखो it has almost 1.64 lakh kilometers of road, but India is having 62.16 lakh. So hardly 2% road infrastructure is in Bihar as compared to India. Road density is 3086.
Then you have national highways, only 6,000 kilometers of national highway passes through Bihar state. So इसकी connectivity ports के साथ, इसकी connectivity market के साथ, that is very very less. So ये भी एक factor बनता है कि low industrial development का बिहार के अंदर. The next point is poor skills. As there is lack of social infrastructure, तो skills of the labor force are poor. वो अच्छी नहीं है. And when the skills of labor are poor, so वो किसके अंदर वो employ होंगे? Informal sector के अंदर. That's why the wages हैं वो रहेंगी कम. Next point is low rate and uneven urbanization. See, urbanization is a very important factor जिससे define होती है growth. So अगर urbanization कम है तो इसका मतलब it shows that economic growth भी कम होगा. Most of the states which are economically developed are also more urbanized states. That's why दिल्ली में पूरा ही अर्बन है. अगर आप यूटी को देखते हो तो दिल्ली में अगर अर्बन है तो अर्बनाइजेशन की वजह से जो ओवरऑल पर कैपिटा इनकम है वो भी ज्यादा है. So this is the link between urbanization and economic growth. The negligence to secondary sector and industries already we have discussed. एक तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना, फिर इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि फाइनेंशियल या क्रेडिट फैसिलिटीज ना होना. आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं है, सो हाउ इज द गोइंग टू बी द इन्वेस्टमेंट कम टू द स्टेट? तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी. इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो क्या होगा? We will not be able to pull out people from agriculture sector towards secondary sector. So there is high unemployment. Next is natural factors. Bihar state witnesses lot of floods, lots of drought. So natural disasters frequently occur होते हैं Bihar state के अंदर. So it is also one of the reasons why Bihar state is not able to develop properly. Next point is lack of good governance and good governance due to caste-based politics. Because there is discrimination. इस discrimination का impact सीधा पड़ता है politics के ऊपर. So you will find that in Bihar state there is high prevalence of caste-based politics. OBC movement हो गया या महादलित movement हो गया, ये सब चीजें इफेक्ट करती है पॉलिटिक्स को. एंड व्हेन पॉपुलिज्म अफेक्ट द पॉलिटिक्स तो गुड गवर्नेंस के ऊपर पड़ता है इम्पैक्ट. तो गवर्नेंस इज नॉट एबल टू बिकम efficient or proper as expected. And when governance will not be good, so what is going to happen? जो बाकी चीजें हैं उन सब के ऊपर इम्पैक्ट होगा, स्पेशली इंडस्ट्रीज के ऊपर, स्पेशली आपके सोशल इंडिकेटर्स के ऊपर. So these are the basic reasons why there is too much disparity for in the Bihar state. So आपको यही कोशिश करनी है whenever you are writing your answer that you should have the basic points. उन basic points के साथ you should have data to correlate it so that आपका आंसर जो है वो substantiated हो. देखो अब सबको सारे पॉइंट्स पता होते हैं, सो आपका आंसर बेटर कैसे होगा? आपका आंसर बेटर इसी तरीके से हो सकता है व्हेन यू आर substantiating it with facts or examples. सो आप उसको एक्सप्लेन करो, साथ में फैक्ट भी डालो उसके, और बेसिक फैक्ट्स आप याद रख सकते हो. सो इन बेसिक फैक्ट्स को आप नोट डाउन कर लो. दे आर यू कैन नोट इट डाउन डायरेक्टली फ्रॉम दिस स्लाइड्स. नाउ नेक्स्ट चीज पे हम आते हैं, मेजर्स क्या क्या ले रही है गवर्नमेंट इसके लिए. देखो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं सोशल इंडिकेटर्स को इंप्रूव करने के लिए, वल्नरेबल सेक्शंस की एम्पावरमेंट के लिए, देन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, देन देयर इज फोकस ऑन रूरल डेवलपमेंट आल्सो बिकॉज ऑलमोस्ट 88% ऑफ द बिहार स्टेट और बिहार पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज. तो वहाँ सैनिटेशन हो गया या वहाँ पर यू से ड्रिंकिंग वाटर हो गया, ये सारी फैसिलिटीज के ऊपर गवर्नमेंट इज वर्किंग अपॉन. And it is clearly seen in the 7 निश्चय scheme or 7 commitments of Bihar government. And even अभी तो बिहार गवर्नमेंट का सेकंड इनिशिएटिव भी आ गया है, 7 निश्चय पार्ट 2 और 2.2. सो ये पॉइंट्स हो जाएंगे आपके बेसिक पॉइंट्स. इसके साथ साथ आपको डालने हैं स्कीम्स कि कौन सी स्कीम्स हैं जो बिहार गवर्नमेंट इनके लिए चला रही है. तो एक एक दो एग्जाम्पल आप डालते जाओ, उससे आपका आंसर सब्सटेंशिएट होता जाएगा कि सोशल इंडिकेटर्स के ऊपर बिहार स्टेट इज वर्किंग अपॉन. एजुकेशन हेल्थ के लिए क्या क्या किया जा रहा है, एजुकेशन के लिए हाउ गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग. देन वुमेन के लिए क्या कर रहे हैं, रिजर्वेशन हो गया, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, उन सब चीजों को प्रमोट करने की कोशिश बिहार गवर्नमेंट की तरफ से चल रही है.
नाउ नेक्स्ट इज, जैसे आई वांट टू शो यू थ्रू एन एग्जांपल, जैसे एग्रीकल्चर होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए बिहार गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद दीज स्कीम्स, ये सारी स्कीम्स इंप्लीमेंट हो रही है। हॉर्टिकल्चर के ऊपर फोकस है, इनपुट के ऊपर फोकस है, देन ऑर्गेनिक के ऊपर फोकस है, देन देयर इज फोकस ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग आल्सो। सो कुछ कुछ एग्जांपल्स आपको उन पॉइंट्स के अंदर डालने हैं टू शो दैट बिहार हाउ द गवर्नमेंट इज वर्किंग अपॉन टू चेंज द सिचुएशन ऑफ डिस्पैरिटी इन द स्टेट। नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन इज योर सात निश्चय। इसके ऊपर बिहार पीसीएस के अंदर क्वेश्चन भी आया है, एंड ये निश्चय आपको पता होनी चाहिए। जैसे पहला है आर्थिक हल युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, इसमें वुमेन रिजर्वेशन है 35% इन एवरी गवर्नमेंट जॉब। आर्थिक हल युवाओं को बल के अंदर क्या है कि देयर इज फोकस अपॉन इकोनॉमिक और फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ऑफ द यूथ। थर्ड वन इज हर घर बिजली, इलेक्ट्रिसिटी टू एवरी हाउस होल्ड, हर घर नल का जल, ड्रिंकिंग वाटर, देन घर तक पक्की नाली यानी सैनिटेशन के ऊपर बात हो रही है, देन शौचालय निर्माण घर का, फिर नेक्स्ट आपका हो जाता है जो सात निश्चय स्कीम थी गवर्नमेंट की, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सात निश्चय आप वहां पे कोट कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन के अंदर कि गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव्स ले रही है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए। आई होप ये आपको पता ही होंगे ऑलमोस्ट। देन उसके बाद 2.0 भी अब आ गई है जो ज्यादा रेलेवेंट हो जाती है हमारे लिए। तो ये 2.0 आपको सारे पता होने चाहिए, जैसे युवा शक्ति, प्रोग्रेस ऑफ बिहार, स्ट्रॉन्ग वुमेन, कैपेबल वुमेन, वुमेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप में डाला जा रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट की जा रही है। देन इरिगेशन के ऊपर फोकस है, हर घर नल तो हो गया, जल तो लेके चले गए हम लोग, पर अब इरिगेशन के ऊपर फोकस है। तीसरा क्या है, क्लीन विलेज, क्लीन सिटी डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। कनेक्टिविटी की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात की जा रही है कि कनेक्टिविटी हमें करनी है। देन हेल्थ फैसिलिटीज के लिए। सो दीज आर द बेसिक, दिस इज द बेसिक अप्रोच ऑफ बिहार गवर्नमेंट नाउ, वो इन एरियाज पे प्राइम फोकस अपना रख रहा है। सो आप इनको यूज करते हुए अपने आंसर में बता सकते हो कि व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग टू इंप्रूव द सोशल इंडिकेटर्स एज वेल एज फॉर पॉवर्टी एलिविएशन। तो ये सब हो जाएंगे आपके इनिशिएटिव्स। और अब ये जो चीजें हैं जो आपको मैंने फैक्ट्स दिए हैं या जो इनिशिएटिव्स हैं, ये आप मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हो। एंड हर एक सेक्टर के लिए एटलीस्ट कोशिश करो 2 से 3 स्कीम्स आपके नाम आपको पता हो। एग्रीकल्चर है, 2 से 3 इंपॉर्टेंट नाम आपको पता है, सेंटर के हो या चाहे बिहार गवर्नमेंट के हो। एंड आई वुड सजेस्ट 1 या 2 बिहार स्टेट का पक्का पता होना चाहिए। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें तो कौन सी स्कीम चल रही है, 2 नाम एटलीस्ट पता हो, और 1 या 2 नेशनल लेवल के भी नाम पता हो जो फ्लैगशिप स्कीम्स होते हैं। तो ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ दैट। आप एक बार लिस्ट बना लो तो आपको याद रहेंगी वो चीजें, और सेक्टर वाइज लिस्ट बनाना। नाउ हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड इट आल्सो केम इन 66th बीपीएससी। क्वेश्चन कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोग्राफिक डिविडेंड। वेरी बेसिक क्वेश्चन की डेमोग्राफिक डिविडेंड की डेफिनेशन क्या है। According to UNFPA report, up to what time India, especially Bihar, will have opportunity to reap its benefit? Throw light on the steps taken by Bihar in this respect. See, आपको बेसिकली पहले बताना है कि डेफिनेशन क्या है डेमोग्राफिक डिविडेंड की, और एक्सप्लेन करना है डेमोग्राफिक डिविडेंड को और उसके बेनिफिट्स को। इनको आप यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर सकते हो यूएनएफपीए रिपोर्ट के बाद, कि यूएनएफपीए रिपोर्ट बोलता है कि बिहार स्टेट का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इट विल बी कमिंग इन अराउंड 2030 2035 के अराउंड आएगा, एंड इट विल बी लास्टिंग टिल 2060। तो वो आप बता सकते हो। उसके बाद आपको जो फोकस करना वो फोकस करना कि डेमोग्राफिक डिविडेंड की क्या इंपॉर्टेंस है बिहार स्टेट के लिए, और क्या चैलेंजेस हैं जो अगर उसको हम रियलाइज नहीं करते हैं, उसको रियलाइज करने में क्या चैलेंजेस हैं। ठीक है, अगर हमने उसको रियलाइज नहीं किया, इन चैलेंजेस को ओवरकम नहीं किया, इनके ऊपर वर्क नहीं किया, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड कैन कन्वर्ट इनटू डेमोग्राफिक कर्स। देन स्टेप्स क्या क्या लिए जाएं इसके लिए, क्या क्या स्टेप्स लेने की जरूरत है टू ensure that the demographic dividend is reaped by the state. And lastly, suggestive measure की क्या suggestive measure हो सकते हैं।
So if we see, demographic dividend is defined as economic growth potential resulting from a shift in population age structure. अब इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कितना इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है अगर एज स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आए। और व्हाट इज दिस एज स्ट्रक्चर? एज स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है, जब भी हम पॉपुलेशन की डेमोग्राफी को देखते हैं तो हम इस तरह से देखते हैं, 0 to 14 ईयर्स के कितने लोग हैं, ये किस में आते हैं? ये होते हैं बच्चे, चिल्ड्रन। देन यू हैव 15 to 59 एज ग्रुप, ईयर्स एज ग्रुप, ये होती है आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन। देन यू हैव अबव 60, ये आपके होते हैं एल्डरली। सो अगर आपकी पॉपुलेशन में ये एज ग्रुप ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर देयर इज मोर लेबर फोर्स, देयर इज मोर एनर्जी, so they can contribute more because children are dependent upon their parents and elderly are also not able to work. So जो आपकी इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन है, जो वर्किंग एज है, वो होती है 50 to 59 ईयर्स। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड ये बोलता है जब ये वाला स्टेज आए, जब आपकी 15 to 59 एज वाली जो पॉपुलेशन वो जब ज्यादा होगी, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। यू हैव मोर प्रोडक्टिव पॉपुलेशन जो ज्यादा काम कर सकती है, जो इकोनॉमी को आगे लेके जा सकती है। सो ये तो होगी डेमोग्राफिक डिविडेंड के का मतलब और उसकी डेफिनेशन। अब नेक्स्ट थिंग आती है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड के बेनिफिट क्या है। पहला बेनिफिट तो हो गया वर्कफोर्स ज्यादा होना, कि वर्कफोर्स ज्यादा है, ज्यादा लोग हैं जो काम कर सकते हैं। अब ज्यादा लोग अगर काम कर सकते हैं तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ में ऑब्वियसली कन्वर्ट होगा। जैसे इंडस्ट्री कहाँ जाना पसंद करेगी? इंडस्ट्री वहां जाना पसंद करेगी जहां उसके पास लेबर फोर्स हो, जहां पे काम करने वाले लोग हो वो चीप हो। और चीप कब होगी? जब बहुत सारा लेबर फोर्स होगा। सो व्हेन द लेबर फोर्स विल बी मोर, industries will be attracted and there will be more energy, so it will convert into economic growth. अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो क्या होगा? The government will be earning more revenues and it will have more fiscal space. जब उसके पास फिजिकल स्पेस ज्यादा होगा तो इट कैन फोकस अपॉन डेवलपमेंट, सोशल इंडिकेटर्स पे वो वर्क कर सकता है। इट कैन फोकस अपॉन एजुकेशन, इट कैन फोकस अपॉन हेल्थ, इट कैन फोकस अपॉन मेकिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल बेटर। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो फोकस कर सकती है गवर्नमेंट बिकॉज इट हैज मोर रिसोर्सेज। देन द सेविंग रेट विल बी मोर। व्हाई? बिकॉज आप अपनी लाइफ में सेव कब करते हो? जब आप अर्न कर रहे होते हो। तो जब वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो वहां पे सेविंग रेट भी ज्यादा होगा। जब सेविंग रेट ज्यादा होगा तो क्या होगा? देयर विल बी मोर इन्वेस्टमेंट। सो फिजिकल स्पेस प्लस मोर इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। देन देयर विल बी वुमेन एम्पावरमेंट। Why? Because government is able to focus upon the social aspects. वो जो गवर्नमेंट है वो हेल्थ के ऊपर फोकस कर पा रही है, वो एजुकेशन के ऊपर फोकस कर पा रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है, जेंडर पैरिटी आ रही है। एंड नाउ इंडस्ट्रीज आर कमिंग, सो वुमेन कैन प्ले मोर रोल। वुमेन के लिए भी, फीमेल्स के लिए भी, फीमेल लेबर फॉर पार्टिसिपेशन के लिए भी अपॉर्चुनिटीज अराइज होती हैं उससे। देन देयर विल बी मोर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। So these are the basic benefits of demographic dividend या having a working age population, having a more working age population. अब इन चीजों को रियलाइज करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? देखो चैलेंजेस में सबसे पहले तो है कि बिहार स्टेट हैज लो लेवल्स ऑफ सोशल इंडिकेटर्स। सोशल इंडिकेटर्स लो होने का क्या मतलब है? लिटरेसी कम है, जो एवरेज एज है of a person, it is less than the national one. Average age for Bihar state is 62 years and average age for India is 68 years. So health wise, education wise, literacy, even literacy rate is less in Bihar state. It is only 63%. National level it is 74%. So ये social indicators कम है तो इससे क्या होगा? जो skills है वो कम है।
तो स्किल्स कम होंगे तो उससे क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द लेबर फोर्स विल बी इन्वॉल्व इन इनफॉर्मल सेक्टर. It will not be able to increase its wages. So ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लो लेवल ऑफ सोशल इंडिकेटर्स का होना, लो लेवल ऑफ स्किल का होना. अगर स्किल्स नहीं है तो why would the industries will be coming there? Industries are not going to come there. Then job opportunities do not match the demand of the labor force. Obviously जो job opportunities आ रही हैं labor force की वो demands को match नहीं कर रही. Why? Because mostly जो economy वो agrarian है, industrial growth नहीं है. तो due to lack of industrial growth जो labor force की aspirations है, जो youth की aspirations है that they should get better jobs, वो demand cater नहीं हो रही है. So that is becoming a challenge. जब ये डिमांड कैटर नहीं होगी तो क्या हुआ? क्राइम रेट इज गोइंग टू इंक्रीज. सो डेमोग्राफिक डिविडेंड इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू डेमोग्राफिक कर्स. देन देयर इज इनफॉर्मल इकोनॉमी. आई हैव डिस्कस्ड यू. इनफॉर्मल इकोनॉमी है, फॉर्मल नहीं है. उसकी वजह से क्या है? देयर आर लो वेजेस, सोशल सिक्योरिटी नहीं है. सोशल सिक्योरिटी का मतलब ये है कि पेंशन ना होना, हेल्थ केयर ना होना. तो वो सारी की सारी चीजें अल्टीमेटली अफेक्ट करती हैं आपकी इकोनॉमी को. देन लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन. दिस इज आल्सो वन ऑफ द बेसिक रीजन. क्यों? क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज तो इंडस्ट्रीज से आएंगी, अर्बन एरियाज से आएंगी. अब वो नहीं है तो इसलिए डिमांड भी मैच नहीं हो पा रही है. देन देयर इज रीजनल इम्बैलेंस. देयर इज लैक ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज दैट गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज. There is problem with the governance related with the governance. Governance is not proper. Corruption है बहुत ज्यादा, crime rate ज्यादा है, law and order situation is less. जिसकी वजह से क्या होता है? Again industries are not attracted to the area. So these are the challenges that have to be overcome. So क्या करने की जरूरत है? करने की जरूरत तो इतना है, एक तो सोशल इंडिकेटर्स को बढ़ा अच्छा करो, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करो, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो. वो कैसे क्रिएट करेंगे? इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करके. इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करने के लिए क्या चाहिए? एक तो पहले गवर्नेंस इंप्रूव करो. दूसरी चीज क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिकेटर्स के ऊपर वर्क करो. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करो, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेस टू मार्केट प्रोवाइड करो. देन हेल्प देम आउट विद टैक्स रिबेट्स so that more industries are attracted towards the state. Bihar state has a lot of potential with respect to labor, with respect to workforce, as well as with respect to resources. So by improving upon these areas, it can easily attract more industries to its to the state. Then check the regional imbalance. Regional imbalance का मतलब ये है कि जैसे कुछ districts हैं, पटना हो गया, they are more, everything is happening there. जो दूर है डिस्ट्रिक्ट that are far away, उन डिस्ट्रिक्ट पे कोई फोकस नहीं है. तो बिहार स्टेट के अंदर खुद भी रीजनल डिस्पैरिटी है. सो देयर शुड बी फोकस ऑन हेल्थ, और हेल्थ इंडिकेटर्स को इंप्रूव करने की जरूरत है. देन फर्टिलिटी रेट को रिड्यूस करने की जरूरत है. क्यों? सो दैट पॉपुलेशन ग्रोथ को हम लोग कम कर सके. टोटल फर्टिलिटी रेट कम होगा तो पॉपुलेशन भी कम होगी, स्टेट के ऊपर बर्डन कम होगा. देन इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, ऑब्वियसली. Focus on socio-economic indicators like improving literacy and learning outcomes, then women empowerment. So these areas पे focus करने की जरूरत है so that the state can realize the demographic dividend potential. Similar चीजें, similar points आ जाएंगे इंडिया के स्पेसिफिक भी. अगर इंडिया के स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है कि इंडिया is going through a transitionary phase of demographic dividend, what are the challenges India as a nation are facing and how it can improve upon them. तो सेम ही तो चीजें हैं. सोशल इंडिकेटर्स इंडिया के लो हैं, ओनली 74% पॉपुलेशन इज एजुकेटेड. स्किल लैक करती है, तभी तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट बनाया गया अलग से, क्योंकि बिकॉज वी आर सिवियरली लैकिंग अपॉन द स्किल्स. there is mismatch between job demands. That's why we see a lot of migration. Economy is not formal. Even India's economy, it is around 90% economy is informal economy. Then there is low level of industrialization and urbanization. Even India's urbanization rate is 35%.
तो अभी तक हम सिर्फ 1/3 इंडिया को अर्बनाइज कर पाए हैं। देन देयर इज रीजनल इम्बैलेंस, ऑब्वियसली बिहार स्टेट हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, दीज स्टेट्स आर लैकिंग बिहाइंड, एंड सम स्टेट्स लाइक तमिलनाडु या महाराष्ट्र दे आर इंप्रूविंग अपॉन। देन वुमेन एम्पावरमेंट, गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज। सो पॉइंट जो डेमोग्राफिक इश्यूज या चैलेंजेस के साथ हम वो सेम रहेंगे, डेटा बदल जाएगा, एक्सप्लेनेशन का थोड़ा सा इम्पैक्ट, एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। सो बोथ थिंग्स यू कैन यूज विद रिस्पेक्ट टू बिहार स्टेट एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। Now moving to next question. Next question is question number 4, and it was again in 66th BPSC. So आप देखो 4 में से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो सिर्फ ह्यूमन डेवलपमेंट पे थे इस बार, लास्ट पेपर के अंदर। सो सी हाउ मच गवर्नमेंट इज फोकसिंग अपॉन दिस एरिया, वो ह्यूमन डेवलपमेंट को कितना फोकस कर रही है, दैट्स व्हाई दे आर आस्किंग ऑल द 3 क्वेश्चंस फ्रॉम द सेम एरिया। आई एम जस्ट मूविंग बैक towards this. Yeah, second question related with human development, third question related with human development, and fourth one is also related with human development. So you should focus upon this area. इसको आप अच्छे से prepare करो. At least 1 or 2 areas the BPSC is going to cover with respect to with respect to this human development aspect. Now moving to next question. Question number 4. Yes. How is human development measured? What are the 7 commitments of Bihar government for achieving human development agenda? Explain the schemes of government for achieving these goals. So simple है, पहला पार्ट जो क्वेश्चन का है वो पार्ट एक जनरल पार्ट है कि ह्यूमन डेवलपमेंट को आप कैसे करते हो। तो जो बेसिक नोट्स आपके हैं, अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या स्पेसिफिकली बिहार के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो इसमें ये आपकी जनरल बुक्स या जनरल नोट्स काम आ जाएंगे। सेकेंड थिंग इज व्हाट आर द 7 कमिटमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, 7 निश्चय ऑफ बिहार गवर्नमेंट। नाउ दिस वाज इन 2021, तो 7 निश्चय दे केम अराउंड 2015-16 में आए थे। अब द गवर्नमेंट इज मूविंग टुवर्ड 7 निश्चय 2.0, so that's why the question was asked from that part. तो 7 निश्चय के बारे में बात कर रहा है कि 7 निश्चय क्या है और कौन सी स्कीम्स हैं जो उनको इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट इज पुटिंग फॉरवर्ड। तो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले आप बताओ मेजर कैसे किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट को। तो HDI की आप बात करोगे, आप बात करोगे क्या क्या पैरामीटर्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। तो ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हम फोकस करते हैं। दिस इज द सीक्वेंस फॉर MPI, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स। तो दिस कैन बी डिस्कस्ड हियर कि व्हाट हैज बीन द परफॉर्मेंस ऑन द हेल्थ पार्ट, न्यूट्रिशन में कैसा परफॉर्मेंस रहा, चाइल्ड मोर्टेलिटी में कैसा परफॉर्मेंस रहा, देन यू कैन ऐड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में कैसा परफॉर्मेंस रहा, दैट डिफाइंस योर हेल्थ सेक्टर। Then education, how years of schooling, school attendance, and how much population is literate. These areas you can put there. Then living standards की basic amenities जो हैं वो हम provide कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे सबको। So these are the basic parameters on which human development is defined. तो इन parameters के बारे में you can discuss. Now next thing is कि व्हाट वर द 7 निश्चय। 7 निश्चय क्या थे। पहला था आर्थिक हल युवाओं को बल। तो इसके लिए जो स्कीम्स थी वो इस तरह से थी कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। देखो आर्थिक हल दिला रहा है वो, आर्थिक हल का मतलब क्या, फाइनेंशियल हेल्प। जो बच्चे आगे नहीं पढ़ पाते ड्यू टू फाइनेंशियल रीजंस, उनको हेल्प करने के लिए दिस निश्चय वाज क्रिएटेड सो दैट द लिटरेसी कैन बी इम्प्रूव्ड, द स्किल्स कैन बी इम्प्रूव्ड फॉर द यूथ so that they become more employable. उनकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए ये निश्चय था। देन दूसरा था आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए द गवर्नमेंट सेड कि 1/3 ऑफ द जॉब्स विल बी रिजर्व्ड फॉर वुमेन ओनली। 35% रिजर्वेशन वाज प्रोवाइडेड इन ऑल गवर्नमेंट जॉब्स। तो वो चाहे पुलिस हो, चाहे टीचर्स हो, कोई भी सेक्टर हो, 1/3 ऑफ द जॉब्स आर गोइंग टू गो टू द वुमेन्स ओनली। तो उसके लिए द रिजर्वेशन वाज देयर। देन थर्ड वन इज हर घर बिजली। हर घर बिजली पहुंचाने के लिए देयर वाज मुख्यमंत्री विद्युत संहिता निश्चय योजना।
The next one is हर घर नल को जल. So it was for drinking water in urban as well as rural areas. Then you have घर तक पक्की नाली. So the स्वच्छ भारत, स्वच्छ बिहार मिशन, टॉयलेट कंस्ट्रक्शन, ये सब स्कीम्स लेके आए. देन यू हैव शौचालय निर्माण. तो शौचालय निर्माण के लिए स्कीम्स थी ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना. तो ये स्कीम्स इस तरह से थी फॉर सैनिटेशन. देन लास्ट वन इज अफसर बढ़े आगे पढ़े. तो वो स्कीम्स थी कि किस तरह से इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट की जाए बिहार के अंदर सो दैट एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके. So you have to write about these things. What were the basic commitments by the state government? What were their objectives? And on objectives के लिए क्या-क्या schemes government ने launch की. Now moving to next question. Next question is, unless the growth of population is checked in India, the economic development cannot be judged in its true perspective. एग्जामिन द स्टेटमेंट. तो आपको ये डिस्कस करना है, जब तक हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ को नहीं चेक करेंगे तब तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट ढंग से रियलाइज नहीं की जा सकती, ना जज की जा सकती है. तो आपको डिस्कस करना है ऐसा क्यों, कि व्हाट इज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ हाई पॉपुलेशन. तो हमने ऑलरेडी पहले ही डिस्कस किया कि पॉपुलेशन ज्यादा होने से क्या होता है. तो उस चीज को आपको डिस्कस करना है डिटेल में. एंड while discussing about this, you have to first of all give basic data about India's population. कि इंडिया की population around according to the 2011 census it was 126 lakh crore, 126 करोड़. एंड recent के हिसाब से अगर हम बात करें तो लगभग 166 करोड़ it is being expected. एंड इंडिया सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है. सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का मतलब ये है कि लिटरेसी रेट क्या है इंडिया के अंदर, हेल्थ इंडिकेटर्स क्या बोलते हैं, so that we can correlate कि इतना ज्यादा population है and we are not able to cater properly. कि we have a population of around 150 crores and the poverty is 21%, यानी 1/5 of the population अभी भी poor है, BPL कैटेगरी में आती है. एंड अगर हम इफेक्टिव पॉवर्टी की बात करें तो ये 50% से भी ज्यादा हो जाती है. तो हाई लेवल ऑफ इनइक्वालिटी है इंडिया के अंदर. 1% ऑफ द पॉपुलेशन इज having control over 78 to 79% of the India's resources. Then women empowerment की बात करते हैं तो women empowerment is lacking in India. There is no gender parity. There is gap between the wages for women. So ये basic introduction में हम डाल देंगे कि population है और उसके क्या हमारे socio-economic indicators हैं. Then you have to discuss the challenges which are related with population growth. हाई ग्रोथ रेट होने के बावजूद भी हाई पॉपुलेशन उसको नलिफाई कर देता है, बिकॉज द ग्रोथ डज नॉट रीच टू द ग्राउंड लेवल. वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट जो है ग्राउंड लेवल पे वो नहीं दिखता. वी आर ग्रोइंग विद 7.7% और 6% ग्रोथ रेट, बट इतनी पॉपुलेशन होने की वजह से क्या होता है कि वो जो ग्रोथ रेट का जो बेनिफिट है वो प्रॉपरली रीप नहीं हो पाता. व्हाई? दिस हाई प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन on the government on the growth. Then suggestive measures, what measures should be taken so that we can effectively deal with our growing population. First one is challenges क्या है. एक तो stress on natural resources. जो नेचुरल रिसोर्सेज आपके ऊपर है, आपके पास है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाएगा. नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब वाटर हो गया, लैंड हो गया एग्रीकल्चर के लिए. देन यू हैव अदर रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम कोयला वगैरह यूज करते हैं. तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इवन एयर, इन सब के ऊपर हाई स्ट्रेस आ जाता है. दैट्स व्हाई वी आर सीइंग द प्रॉब्लम्स ऑफ हाई पॉल्यूशन इन एवरी सिटी. कोई भी सिटी आप ले लो उसमें हाई पॉल्यूशन है. देन यू हैव वाटर स्कैर्सिटी इश्यूज आर कमिंग अप, ग्राउंड वाटर लेवल इज डिक्लाइनिंग. सो ये सब क्या शो करता है? बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन देयर इज एक्सेसिव ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज, और जिसकी वजह से सस्टेनेबिलिटी अफेक्ट हो रही है. सेकंड इज लो पर कैपिटा इनकम. इंडियाज पर कैपिटा इनकम इज हार्डली 1,28,000 पर एनम. इट इज एक साल में, यानी एक महीने का सिर्फ 10,000.
अगर एक पर्सन की इनकम को देखा जाए तो इट इज dismally low even after 75 years of independence. Then stress on agriculture. Major Indian population relies on agriculture. आज भी लगभग 45 to 50% of the population is somehow engaged with the agriculture sector. उसकी वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चर खुद से रिनोवेटिव नहीं है, ये कन्वर्ट होता है लो वेजेस के अंदर, और लो वेजेस से होता क्या है कि देयर इज डिक्लाइन इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्लाइन होता है। दूसरा एग्रीकल्चर के ऊपर इंपैक्ट कैसे है, फूड सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करेगा, एग्रीकल्चर करेगा। व्हेन यू हैव टू फीड टू बिग पॉपुलेशन तो जो सॉइल क्वालिटी है वो डिक्लाइन होगी, देयर विल बी बर्डन ऑन दी नेचुरल रिसोर्सेज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, इरिगेशन में एक्सेसिव वाटर यूज होगा प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, सो दैट बाय दैट मींस agriculture is being stressed with respect to both things, with respect to food security as well as with respect to wages. Then there are challenges of employment. There is high unemployment in India. We have maximum number of youth in world and we are having a very high level of unemployment also in India. It is around 6.43%. In Bihar it is around 11.5%. Then poverty, alleviation and inequality, it becomes a very big challenge. Why? Employment नहीं है, there is scarcity of resources, और इस चीजों में होता क्या है कि जो inequality वो increase हो जाती है. So there is high level of inequality and there is a big challenge of poverty alleviation. Around 21% of our population, यानी 1/5 of the population is still under extreme poverty. There is issue of food insecurity. There is stress on physical infrastructure. That's why इतना ज्यादा कंजेशन है हमारे रोड्स पे, इतना ट्रैफिक है, इतना कंजेशन है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो उसमें इतना ज्यादा कंजेशन है, उसमें इतना ओवरबर्डन है, तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज बीइंग अफेक्टेड. देन देयर इज स्ट्रेस ऑन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब है, आपके स्कूल्स, कॉलेजेस, इन सब के ऊपर एक्सट्रीम स्ट्रेस है बिकॉज आपकी पॉपुलेशन ज्यादा है. लास्टली एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड सस्टेनेबिलिटी risks are also there due to high population. So these are the basic challenges that you have to quote there and you have to explain them. Next question comes, then you have to also mention what are the various measures that can be taken here. तो measures के अंदर family planning हो गया कि family planning करने की जरूरत है, then measures के अंदर social economic indicators पे workout करने की जरूरत है. All the points that we discussed with how to harness the demographic dividend वो आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो. तो उन्हीं एरियाज पे फोकस करने की जरूरत है so that we can utilize our human resource and we can control the population growth as well. Now next question is, discussing the estimation of poverty in India, explain the factors responsible for poverty, which programs are being run by Indian government to remove poverty. So आपको पहले तो बताना है कि poverty का estimation हम लोग कैसे करते हैं, फिर factors क्या है जो poverty के लिए responsible हैं, and programs जो गवर्नमेंट रन कर रही है टू रिमूव पॉवर्टी. तो डिफाइन करो पहले तो पॉवर्टी क्या होता है, फिर आप डिफाइन करो कि मेथोडोलॉजी क्या रही है पॉवर्टी के एस्टिमेशन के लिए, देन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल कौन से होंगे, और प्रोग्राम्स एंड स्कीम जो पॉवर्टी एलिवेशन के लिए गवर्नमेंट इज रनिंग. तो अगर हम पॉवर्टी को डिफाइन करें, पॉवर्टी इज नॉट अबाउट नॉट हैविंग इनफ मनी to meet the basic needs like food, shelter, clothing, कि एक इंसान अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा ना कर पाए, वो है पॉवर्टी. अब अगर हम यूएनडीपी की बात करें तो यूएनडीपी दो तरह से पॉवर्टी को देखता है. एक तो कहता है इनकम पॉवर्टी, उसमें क्या है कि नेसेसरी चीजों को ना ले पाना. दूसरा है ह्यूमन पॉवर्टी. ह्यूमन पॉवर्टी का मतलब ये है कि डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को मेंटेन ना कर पाना. तो ये तो हो जाएगी आपकी एक्सट्रीम पॉवर्टी, जिसे हम बोलेंगे
इनकम पोवर्टी, कि इंसान इतना कमा ही नहीं पा रहा कि अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा कर पाए, अपने लिए शेल्टर नहीं कर पा रहा, अपने लिए घर नहीं ले पा रहा, कपड़े नहीं ले पा रहा, खाना तक इंश्योर नहीं कर पा रहा, तो वो आ जाएगा आपका एक्सट्रीम पोवर्टी के अंदर। दूसरा है आपका ह्यूमन पोवर्टी, कि एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब क्या है? एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए अपने बच्चों को, कोई अगर उसके ऊपर सिचुएशन एडवर्स आए तो उसको इजीली झेल पाए, फाइनेंशियल क्रंच अगर कुछ आए तो उसको झेल पाए, तो वो हो जाएगा आपका डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ का मतलब ये भी है कि इलेक्ट्रिसिटी होना, कुकिंग गैस होना, ये सब चीजें भी डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में आती है। नाउ नेक्स्ट, अगर हम पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया की बात करें तो यू कैन मेंशन दीज नेम्स, कि सबसे पहले प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट ग्रुप था, देन देयर वाज डांडेकर एंड राथ कमेटी, देन अलग कमेटी, देन लक्कड़वाला कमेटी, तेंदुलकर कमेटी और रंगराजन कमेटी। एंड इंडिया के ये आपके बेसिक यूपीएससी या बेसिक नोट्स के अंदर सारी चीजें कवर्ड रहती हैं। एंड आपको जो इसका क्रक्स लिखना वो यही लिखना है कि इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन जो पॉवर्टी एस्टिमेशन हम लोग करते हैं, वो पॉवर्टी एस्टिमेशन इस तरह से रहता है, इट इज बेस्ड अपॉन द न्यूट्रिशन। हम न्यूट्रिशन के हिसाब से डिफाइन करते हैं पॉवर्टी को, तो न्यूट्रिशन लेवल्स आर बीइंग यूज्ड फॉर पॉवर्टी एस्टिमेशन। तो बेसिकली आप तेंदुलकर कमेटी और रंगराजन कमेटी के बारे में थोड़ा थोड़ा एलेबोरेट यहाँ पे कर सकते हैं। यू कैन मेंशन द फिगर्स दैट दे हैव एस्टिमेटेड फॉर द पॉवर्टी। तेंदुलकर कमेटी said कि 33% of the Indian population is poor. रंगराजन कमेटी says 22%. तो बेसिकली थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता देंगे कि इंडिया के अंदर पॉवर्टी एस्टिमेशन हम लोग कैसे करते हैं। देन वी आर गोइंग टू कम टुवर्ड्स द मेन एनालिटिकल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, which says what are the various factors that are responsible for poverty. तो पहला तो हो जाएगा कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, हम लोग शुरू ही वहां से हुए थे। वी वर अ पुअर कंट्री, लगभग 265 रुपीज was the per capita income at the time of independence. So जो हमारा ग्रोथ ट्रेजेक्टरी शुरू हुआ, that was from a poor nation itself. Second is we have a high rate of illiteracy. अभी भी हमारी 1/4 पॉपुलेशन illiterate है, the figures from the 2011 census. Then social system in India. सोशल सिस्टम का मतलब क्या है? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया, रिलीजियस के ऊपर डिवीजन हो गया, या जेंडर डिस्पैरिटी हो गई, ट्रांसजेंडर्स के साथ बिहेवियर हो गया, या फिर यू कैन से शेड्यूल्ड ट्राइब्स के साथ जो अप्रोच सोसाइटी लेती है वो हो गई। तो ये चीजें हो जाएंगी आपकी सोशल सिस्टम ऑफ इंडिया में, जो कि वन ऑफ द रीजंस है पॉवर्टी के लिए। It is being seen that there is a connection between the social status and the economic status in India. So the government has taken many initiatives to bridge this gap, but still वो gap अभी भी है। Usually जो so called lower caste से आएंगे, they will be the chunk of the poor people itself, or the population below the poverty line. So social system is one of the very important reasons here. Then there is heavy pressure of population. We have discussed in the last question कि population का जो pressure है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं वो फ्रूटफुल नहीं हो पाते। देन इकोनॉमिक पॉलिसीज जो इंडिया की रही है, वी हैव ओवर रिलाइड ऑन एग्रीकल्चर। हमारी अभी भी 45 to 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर, एग्रीकल्चर बेस्ड ही है। And our economic policies have not been able to create enough avenues to pull out population from the agriculture towards the secondary sector, because secondary sector के अंदर employment density ज्यादा होती है। Then there is lack of adequate infrastructure. Obviously अगर infrastructure lack करेगा तो बहुत सारी चीजें हैं वो नहीं हो पाएंगी। एक्सेस नहीं हो पाना एजुकेशन के लिए, एक्सेस नहीं हो पाना हेल्थ के लिए। अब जब एजुकेशन, हेल्थ या सोशल फैक्टर्स के लिए एक्सेस नहीं हो पाएगी तो क्या होगा? इट विल बी बर्डन अपॉन द पीपल एंड दे विल बी अगेन थ्रोन बैक इन द पॉवर्टी। फॉर एग्जांपल कोविड में क्या हुआ? कोविड ने एक्चुअली क्या किया? कोविड ने जो इकोनॉमिक स्टेटस था लोगों का, उसको कम कर दिया। व्हाई? बिकॉज ऑफ द unnecessary burden that was created, financial burden that was created. Then unemployment and underemployment. Then there is lack of inclusive economic growth and inequality.
सो इंक्लूसिविटी के ऊपर फोकस नहीं था. द पर कैपिटा इनकम इज 21,28,995 I guess. But the inequality is too high. 1% of the 1% of India's rich control around 77% of India's resources. So इतनी high inequality है. So this is also one of the important factors. Non-implementation of land reforms very important. Why? एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी इंडिया की, और एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी होने की वजह से क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी इंडिया की, और अगर लैंड रिफॉर्म्स प्रॉपरली नहीं हो पाए तो जो टेनेंट्स थे, जो एग्रीकल्चर लेबरर्स थे, वो हमेशा के लिए गरीब ही रहे, बिकॉज लैंड फ्रॉम द बिग लैंड ओनर्स दैट वाज नॉट टेकन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम. तो जो इनइक्वालिटी वो वहीं की वहीं रही, एग्रीकल्चर ग्रोथ भी रुका, और एज अ रिजल्ट अब देयर इज अगेन हाई इनइक्वालिटी इन आवर सोसाइटी. Then inflation and food prices. There has been high inflation, there has been high food prices, जो adversely affect करते हैं जो low income group है. Then there is shortage of capital and able entrepreneurship in the country. So that's why we are not able to create enough avenues for employment generation. Now next है measures क्या लिए गए हैं poverty alleviation के लिए. सबसे पहली बात, गवर्नमेंट हैज फोकस्ड अपॉन स्पीडिंग अप ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ सो दैट इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बिकम अ मूवर फॉर आवर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. सेकंड थिंग इज दैट रूरल ग्रोथ के ऊपर फोकस था, पॉवर्टी एलिविएशन के ऊपर फोकस था. देन देयर इज फास्ट डेवलपमेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, because infrastructure deficit is one of the important reasons why we are not able to develop industrially. तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी फोकस है. देन देयर इज स्पीडिंग अप ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ह्यूमन रिसोर्स का मतलब हो गया स्किल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब हो गया एजुकेशन, हेल्थ, इन सब के ऊपर फोकस है. देन डेवलपमेंट ऑफ नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट. नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट क्यों? ताकि एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट को हम कम कर सके, वहां डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है, और उसको निकाल कर हम लेके आ सके दूसरे सेक्टर्स के अंदर. Then there is focus upon financial inclusion, Jan Dhan Yojana you can quote here. Then food security and PDS के ऊपर फोकस रहा. Special employment scheme for poor, मनरेगा. Then special focus on deprived and vulnerable sections and focus on backward regions. So these are the basic headings जो आपको मेंशन करनी है. उन हेडिंग्स के साथ आपको मेंशन करनी है वेरियस स्कीम्स जो इसके अंदर लेके आई गई. जैसे अगर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करोगे तो जवाहर रोजगार योजना आप मेंशन कर सकते हो, मनरेगा आप मेंशन कर सकते हो. वुमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करते हो तो मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम को हम यूज कर सकते हैं. यहाँ पे नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम को हम यूज कर सकते हैं. अगर हम बात करें कि शेल्टर या ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना हो गई. अगर हम एल्डरली या वर्नेबल सेक्शन की बात करें तो नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम हो गया. तो ये सब चीजें आप मेंशन कर सकते हो हर एक पॉइंट के साथ. तो दो स्कीम्स इसके साथ मेंशन करो और उसको एक्सप्लेन भी करो कि इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत क्यों थी. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इट इज सेइंग not just providing employment but increasing the employability of the labor force is the main issue of a long term employment policy in India. Discuss the statement with special reference to knowledge and skill development through quality education and training. Also explain the trends and implication of sector-wise employment generation in the country after 2000. तो बेसिकली क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है कि इंडिया का स्किल स्टेटस क्या है, कि हाउ मच लेबर ऑफ इंडिया इज स्किल्ड वन, बिकॉज स्किल्ड लेबर ही फॉर्मल लेबर फोर्स में कन्वर्ट हो सकती है, वरना आपकी जो लेबर फोर्स है वो मोस्टली इनफॉर्मल सेक्टर्स के अंदर ही एंगेज्ड रहेगी. दूसरा, इंपॉर्टेंस ऑफ स्किल डेवलपमेंट. क्यों इंपॉर्टेंट है स्किल डेवलपमेंट? देन मेजर्स दैट हैव बीन टेकन एंड दैट नीड टू बी टेकन.
सो ये आपको एक बता देना, और सेक्टर वाइज आपको डिस्कस करना है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसा रहा कंट्री के अंदर। एक्चुअली इट इज अ वेरी, ये 2018 का क्वेश्चन है। सो अगर हम स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो स्किल डेवलपमेंट के अंदर क्यों, क्या इंपॉर्टेंस है? पहली चीज क्या है, डिमांड जो होती है स्किल्ड फोर्स की, वर्क फोर्स की, वो इंडिया के अंदर मेट नहीं हो रही है। अगर वो डिमांड मेट नहीं होगी तो क्या होगा? जो इंडस्ट्रीज हैं दे आर नॉट गोइंग टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट कंट्री और टुवर्ड्स दैट एरिया। इफ दे नीड वेल्डर्स, अगर वेल्डर होंगे ही नहीं तो वहां पे इंडस्ट्री जाके क्या करेगी? इफ दे नीड रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग में एक्सपर्ट्स चाहिए, अगर वो नहीं होंगे तो लेबर फोर्स की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इंडस्ट्रीज के लिए या कंपनीज के लिए वो कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो वो कॉस्ट की वजह से वहां वो रीअलोकेट या वहां वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो industries mostly want to locate on those areas जहां पे they are able to get raw material as well as a skilled labor force so that their input cost can decrease। एंड जब लेबर फोर्स स्किल्ड होती है तो एफिशिएंट होती है, मोर प्रोडक्टिव होती है। यही बेसिक रीजन है इंडस्ट्रीज उन एरियाज में जाना पसंद नहीं करती जहां पे इलिटरेसी है और अनएजुकेटेड या अनस्किल्ड लेबर वर्कफोर्स है। देन देयर इज इम्पैक्ट ऑन कॉम्पिटिटिवनेस। अगर आपकी लेबर फोर्स स्किल्ड नहीं है तो आप कंपनीज को उसको स्किल करना पड़ेगा। स्किल करने में होगा क्या कि उनकी कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगी, दे विल नॉट बी हैविंग मोर एफिशिएंसी, दे विल देयर कॉस्ट, देयर इनपुट कॉस्ट विल बी इंक्रीजिंग, तो वो कॉम्पिटिटिवनेस को हैम्पर करेगी। इट इम्पैक्ट्स द वर्कफोर्स आल्सो, लो रेन्यूमरेशन, अनस्किल्ड लेबर फोर्स को रेन्यूमरेशन ज्यादा नहीं मिलेगा। Then there will be impact on investment, and it will lead to more unemployment and low economic growth. So this is the importance of skill development. Next thing is that government क्या क्या initiatives हैं ये आपको mention करने हैं। I hope आपको ये सारे initiatives पता हैं कि जैसे संकल्प एंड स्ट्राइव हो गया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो गया, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हो गया। तो ये सब चीजें आपको वहां पे मेंशन करनी है। अलॉन्ग विद इट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या रहा इंडिया के अंदर 2000 के बाद से, वो एक आपको यहाँ पर डिस्कस करना होगा। So with this we are ending our first session with respect to previous year questions of BPSC. I will be returning back with the second part of the video in which rest of the questions will be discussed. Thank you very much and warm regards from Kalam IS team.